न तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है ना प्रधानमंत्री की गरिमा। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए कतारों में लगना पड़ता हो, उस देश में यह सरकार 12 लाख तक के टैक्स न लेने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। सभापति महोदय, महाराष्ट्र का भिवंडी हो, मालेगांव हो, इचलकरंजी हो, यूपी का बनारस हो, मुआयमा हो, मुबारकपुर हो, रांची का छोटा नागपुर हो, बिहार का भागलपुर हो, हर जगह बुनकरों की उम्मीदें तोड़ रही हैं, लेकिन इस सरकार के पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। मुरादाबाद का पीतल उद्योग, कानपुर का चमड़ा उद्योग, सहारनपुर का लकड़ी उद्योग, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, सब सरकारी प्लानिंग से तबाह हो रहे हैं। इन तमाम के बीच सरकारी सपोर्ट से बस एक उद्योग फल फूल रहा है, नोएडा का नफरत उद्योग। सभापति महोदय, जिस देश में 40 से 45% मेडिकल फैकल्टी की सीट खाली हो, वहां बजट में 75,000 नए मेडिकल सीट्स का ऐलान हो रहा है। सरकार बहादुर, कम से कम इस देश के पढ़े लिखे युवाओं को तो मूर्ख समझना बंद करिए। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। पहले 7500 मेडिकल सीट्स बाद में बनाइएगा, पहले जो एम्स में 2161 पद खाली पड़े हैं उनको तो भर दीजिए। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। सभापति महोदय, फिर झूठ आया है, मैं उसे मिथ्या कर दे रहा हूं। शायरी में बार बार आ जाता है, क्या करूं महोदय। काश ये बजट, सभापति महोदय, वो एक शब्द मैं मिथ्या कर दे रहा हूं सर, वो एक शब्द को हटा दीजिए। ध्यान रखें, ऐसे जो भी शब्द होंगे आपके भाषण में सभापति महोदय, काश ये बजट बीपीएससी के पेपर लीक की शिकायत करने वाले नौजवानों पर बरसती हुई पुलिस के लाठियों पे, जख्मों पर मरहम लगा पाता। सभापति महोदय, पिछले 80 दिन से 70 साल का एक बुजुर्ग एमएसपी की लीगल गारंटी मांगता हुआ आमरण अनशन पे बैठा हुआ है। काश ये बजट किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की टूटती हुई सांसों की पीड़ा सुन पाता। काश ये बजट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली, कोटा, पटना, अहमदाबाद जैसे शहरों में, इलाहाबाद जैसे शहरों में किताबों के साथ गल रहे युवाओं के सपनों को जिंदगी दे पाता। काश ये बजट वंदे भारत के सुनहरे विजुअल के बजाय देश की गरीब जनता को कुछ और पैसेंजर ट्रेनें दे पाता। काश ये बजट सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकटों में मिलने वाली रियायतें वापस लौटा पाता, जिनको सरकार ने कोविड के नाम पे छीन लिया था। काश ये बजट किसानों की राह में कीले नहीं बल्कि कालीन बिछाने वाला बन पाता। काश ये बजट सरकारी मालिकों को यह समझा पाता कि नेहरू को कोसने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की अर्थ नीति अपनानी पड़ेगी। पिछले 11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता जिसने अपनी जिंदगी की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए 3259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। पंडित नेहरू एक ऐसे महान शख्स जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, जिनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिनके बहनोई पंडित रंजीत सीताराम, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके दामाद फिरोज गांधी, सब ने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में जेल काटी। आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं? नहीं कर पाइएगा, 7 जन्मों में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। सभापति महोदय, मैं आपके सामने खड़ा होकर के एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, एक फकीर सड़क के किनारे चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, घोड़े से उतरा, उस फकीर के पास गया और उसे सोता देख करके उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने यूनान फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उन्नीदी आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। सभापति महोदय, गरीब जनता को लात मारना बंद करिए। यह अमीरों के लिए बनाया गया बजट है, यह निराशाजनक बजट है। हम अमृतकाल सुनते आ रहे थे, यह अमृतकाल इतनी जल्दी समाप्त हो गया
कि अब अमृत काल का कोई नाम तक नहीं लेना चाहता है। इसलिए मैं इस सदन में खड़ा होकर के देश की वित्त मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि आपने अल्पसंख्यकों के बजट में जो कटौती की है उसको बहाल करिए। आपने मनरेगा को जो स्थिर रखा है उसका घाटा 9,754 करोड़ है, कम से कम उतना बढ़ा करके फिर से उसे बहाल करिए। नौजवानों के लिए रोजगार दीजिए, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। यही मैं आपसे अपील कर रहा हूं। धन्यवाद सर, आपने इतना बांधे बस में क्या कर ले। ये देखो सर कहाँ बैठे हैं भाई, सुबह सुबह का नज़ारा ले रहे हैं। और ये देखो सर का व्यू है पूरी मसूरी। कैसा लग रहा है सर यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। और मौसम अभी कैसा हो रहा है? अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें दी और लोगों ने उस नेमत को मजा भी ले रहे हैं, लुत्फ भी ले रहे हैं, और अल्लाह ने जो काम दिया था उसको पूरा भी नहीं कर रहे। अरे बस और आ गए। और ये देखो भाई, बस में अल्लाह का नाम लेकर कोई भी काम शुरू करना चाहिए। ये देखो देश मुक्त भारत का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री जी अपनी पथराई आंखों से किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर समीक्षा में लगे हुए हैं कि आखिर कसर कहां रह गई। सभापति महोदय, सारे प्रहसन किए गए, भाषाई मर्यादा को तार तार किया गया, एक पूरी कौम को घुसपैठिया पुकारा गया, मछली, मंगल सूत्र, भैंस से होते हुए मुजरा जैसे शब्दों से भाषणों को सजाया गया, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को तोड़ा गया, उनके सिंबल छीने गए, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो, विपक्ष के सबसे बड़े दल के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। उसके बाद मोदी सरकार चुनाव लड़ने के लिए जनता के दरबार में गई, लेकिन वाहरी जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। जनता ने दिखा दिया इस देश की। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के भाषण पर चर्चा करने के लिए, अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए यहां खड़ा हुआ। सरकारी भाषण की मजबूरियां होती हैं, सरकार की तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन जिस एक शब्द के इर्द गिर्द पूरा भाषण बुना गया था वो था अमृत काल। सभापति महोदय, छात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं, 2 जून की रोटी मुहाल है, पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अमृत काल आया है। ये सब मैं करके लाया था, ये पाइप मेरे यहाँ हुई सारा वो ये ना यार तुम भी कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये सब मैंने करके भेजा था अपने पास। मैंने अपने बच्चे बात करके की नहीं
मेरा मानना है कि अगर होंठ सिल गए, चुप हो गया, तो फिर इमरान ही काहे को रह गया। मैं एक नज्म सुनाता हूं, एक बार ताली बजा करके मुझे माहौल दें। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको। जिस दर्द से गुजर रहे हैं हम वहां दुआ कर सकते हैं, और जब हम दुआ के लिए उस सफर पे निकलते हैं तो हमें अल्लामा इकबाल याद आते हैं, और उनकी एक बड़ी मकबूल और मशहूर नज्म है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उस एक मिसरे से एक पूरी नज्म आपके सामने रखता हूं, आपके दर्द को आवाज देने की कोशिश करता हूं। उधर जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं मिलनी चाहिए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस समत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा। मैं फिर से पढ़ता हूँ, मेरी दुआ के साथ शामिल होंगे। मैंने अभी आते आते ये नज्म कही है, मैंने इसे नोट भी किया, तो मोबाइल के टेक्स्ट में नोट कर लिया, और मैंने सोचा मैं आपके सामने सुना दूंगा और दुआएं मिल जाएंगी, तो मुझे लगेगा कि शायद मैं कुछ बेहतर कह पाया। क्या कहने भाई, वाह वाह। शुक्रिया। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा, काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। अल्लाहु अकबर, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, शुक्रिया, वाह वाह वाह, अरे वाह वाह। क्या साहब, हमारी तर्जुमानी हो रही है, वाह वाह। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा, काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को
बेहतर कर दे, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के जिंदाबाद भाई, तमन्ना जिंदाबाद मेरी। अब क्या कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, उसमें तेरी भी तो रुसवाई है मेरे मौला, उसमें तेरी भी तो रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबला-ए अव्वल की दुआएं सुन ले, लब पे आती अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 इमरान भाई, जिंदाबाद। अरे वाह वाह, चलेगी ना तो मैं बोलूँ सीरियस इसको या तो मेरा पैसा हुआ तो वो दोबारा से तब जाएगी, और जब मैं करूँगा ना तो गारंटी लूँगा ज़मीन की मदद हाँ 2-3 और जो इसके अंदर उनके अंदर जो क्रैक आ रही है क्यों आ रही है पता है तुम्हें, क्योंकि जिप्सिंग कर रखा है, सीलिंग एल्यूमिनियम वाली सीलिंग मांग के सीलिंग का काम होता है फ्रेम बन गया ये थोड़ी देर साल को टाइम होगा बताएंगे तो सीलिंग तोड़नी पड़ेगी वहाँ से, यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया तो वही होगा कौन सा वैसे ध्यान रखना दिक्कत हो रही है ये सब मैं करके लाया था, ये पाइप मेरे यहाँ हुई सारा वो ये ना यार तुम भी कुछ नहीं कर सकते, तो यही सब ये मैंने करके भेजा था आपको पास, ये तो मैंने अपने से बात करके की ये बता इसका वेंटिलेशन साइड है साफ करना सांप से भाई जा रहा है लेकिन नहीं